रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड मीन्स अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, वेरीफाई एंड कंस्ट्रक्ट अ जनरल नॉलेज अबाउट एनी नेचुरल फिनोमिना। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, किसी नेचुरल फिनोमिना के लिए जो है कुछ जनरल नॉलेज क्रिएट करना है, कोई लॉ बनाना है या फिर कोई जनरलाइजेशन करना है, तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। उसके बाद फिर जो है किसी नेचुरल फिनोमिना के बारे में जाके वो कुछ जनरल नॉलेज या जनरलाइजेशन बनाते थे। जैसे कि न्यूटन्स, तो न्यूटन्स के आपने तीनों लॉ पढ़े होंगे। तो वो क्या किया, न्यूटन ने बार बार वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर उन्होंने वो चीज़ लॉ बनाई कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। या फिर न्यूटन का जो थर्ड लॉ था कि फॉर एवरी एक्शन यानी कि फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कैसे बना चला कि ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में बनाए, उसके बाद फिर उन्होंने जो है इस लॉ को डेवलप किया। किसके बेसिस पे, नेचुरल फिनोमेना के ऊपर। क्लियर। तो ये नेचुरल फिनोमेना के ऊपर जो इन्होंने लॉ बनाया, ये क्या है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होता है, तो इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो रिसर्च की डिफिनेशन भी हमने पढ़ी। रिसर्च में क्या था कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। भाई रिसर्च की डिफिनेशन ये हमने पढ़ी। तो रिसर्च में भी क्या होता है, रिसर्च में भी जो है साइंटिफिक मेथड का यूज होता है, यानी कि वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होता है, वहां पे भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सपोज करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च कंडक्ट किया जाएगा, साइंटिफिक मेथड के तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। क्या होगा कि जो रिसर्चर होगा वो मार्केट में जाएगा, फील्ड में जाएगा, कस्टमर से डेटा कलेक्ट करेगा, कस्टमर का फीडबैक लेगा, फिर उसके बाद उन डेटा को एनालाइज करेगा, फिर उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करेगा, उसके बाद फिर जो है फाइंड आउट करेगा कि कस्टमर क्यों नहीं प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। हो सकता है वो उसकी क्वालिटी खराब हो प्रोडक्ट की, हो सकता है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा, हो सकता है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ अच्छे से, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो ये जो है फाइंडिंग आती है। तो यानी कि रिसर्च में भी क्या हो रहा है कि रिसर्च में भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे भी सिस्टमैटिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर होता है। उसके बाद वहाँ पे जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ किया जाता है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, और फिर रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मेथड जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सपेरिमेंट करके जो है किसी प्रोडक्ट के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। किसी नेचुरल फिनोमेना के बारे में कोई लॉ या फिर कोई जनरलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, साइंटिफिक मेथड कहलाती है। बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर होता है कि पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, हाइपोथेसिस बनाना है, उसके बाद डेटा जो रिसर्च डिजाइन बनाना है कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो, उसके बाद उसको एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद आप उसे फाइंडिंग आती है। तो यानी कि पूरा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर होता है। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड होता है, ये नहीं कि कुछ भी आप मनगढ़ंत कह दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट बेस्ड होता है, मेजरेबल होता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, ठीक, इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं होता। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है, या यहाँ पे थ्योरीज के बेसिस पे काम नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे रेप्लिकेबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में, यानी कि जब भी आप बार बार उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो कि पहली बार करने पे आया था। यानी कि जो न्यूटन ने कहा थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब भी आप कहीं पे इस चीज़ को ट्राई करोगे तो वहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। थ्योरी फॉर्मुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप जो है रिसर्च कंडक्ट करके जो है एक जनरलाइजेशन बना सकते हो, थ्योरी बना सकते हो। जैसे कि लॉ, लॉ क्या है, वो भी एक तरीके का थ्योरी है कि थर्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब थ्योरी फॉर्मुलेशन है। थ्योरी बनाई गई किसके बेसिस पे, साइंटिफिक मेथड का यूज करके एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि ये जो थ्योरीज होती हैं, जो लॉज होते हैं, जो साइंटिफिक मेथड का यूज करके किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो क्या होता है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि आप चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे किसी दूसरे कंट्री में हो, हर जगह पे वो लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, वो सेम होगा। क्लियर। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड के। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड की जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। दैट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, एम्पेरिकल
ऑब्जर्वेशन होता है, रेप्लिकेबल एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि बार बार आप उसको जो है रिपीट कर सकते हो और सेम रिजल्ट आएगा। थ्योरी फॉर्मुलेट कर सकते हो रिसर्च के बेसिस पे, साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे अगर आपने रिसर्च किया तो उसके बेसिस पे एक थ्योरी बना सकते हो, या फिर और लास्ट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि साइंटिफिक मेथड का यूज करके जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड, तो आपको पता ही होगा कि साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होगा कि जो साइंस का यूज़ करता है, यानी कि जहाँ पे लॉजिकली स्टेप्ड प्रोसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि वहाँ पे साइंस का यूज़ नहीं किया, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं किया था, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता, वो ट्रेडिशन पे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, खुद के एक्सपीरियंस पे, या फिर अंदाजे इंट्यूशन पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वहाँ पे कंक्लूजन पे अराइव होते हैं, तो उसको हम नॉन साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड इज लॉजिकली स्टेप्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्वायरिंग और एक्सपेंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग। तो लॉजिकली यहाँ पे हम चलते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में हम रिलाई कर जाते हैं ट्रेडिशन पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, इंट्यूशन पे, लॉजिक पे कि कंक्लूजन क्या होगा। तो ये नॉन साइंटिफिक मेथड हो जाता है। अब सपोज करिए कि आपका फीवर कितना है, या किसी पर्सन को फीवर है, तो उसका फीवर एग्जैक्टली कितना है, तो उसको नापने के लिए साइंटिफिक तरीके में क्या है कि आप जो है थर्मामीटर का यूज़ करेंगे और टेम्परेचर को मेजर करेंगे, ये साइंटिफिक मेथड हो गया। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड कि आपने हाथ को पकड़ा, टच किया, अंदाजा लगा दिया, बता दिया कि इतना जो है आपका टेम्परेचर है, तो ये जो है नॉन साइंटिफिक मेथड हो जाता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज एवरीथिंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि यूनिवर्स में जो भी है, जैसे प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रॉइड, गैलेक्सीज, इन सब के जो है प्रॉपर्टीज, इनके रिलेशनशिप जो है सेलेस्टियल बॉडीज के, इन सबको पढ़ती है, तो वो एस्ट्रोनॉमी करता है, ये साइंस कहलाता है। वहीं पे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि यहाँ पे बिलीफ होता है कि जो पोजिशनिंग ऑफ स्टार होता है या फिर प्लैनेट होता है वो अर्थ पे रह रहे लोगों को अफेक्ट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक हो गया, एस्ट्रोलॉजी नॉन साइंटिफिक हो गया, क्योंकि वो बिलीफ पे डिपेंड करता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉन साइंटिफिक होती है और इंट्यूटिव होती है। लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इंपेरिकल। इंपेरिकल यानी कि आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको टेस्ट करते हो, जो है उस पर रिसर्च करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसके बाद जो है इस पर कंक्लूजन पर अराइव करते हो। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि नॉन साइंटिफिक मेथड में आप जो है लॉजिक के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे कंक्लूजन पे अराइव हो जाते हो। तो इंट्यूशन मतलब क्या हो गया कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप जो है कंक्लूजन पे अराइव हो जाते हो। तो जो एम्पेरिकल होता है वो वेरीफिएबल होता है। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है वो वेरीफिएबल होता है, यानी कि बार बार आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको रिसर्च कंडक्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है, लेकिन जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करके। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड को आप जो है वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तो लॉजिक पे डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंट है दैट इज मेजरमेंट आर वैलिड एंड रिलायबल। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जब आप जो है साइंटिफिक मेथड में किसी टूल टेक्निक का यूज करके सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जो भी मेजरमेंट्स आएंगे, जो भी फाइंडिंग्स आएंगे, वो वैलिड होगा और रिलायबल होगा, यानी कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। थर्मामीटर का यूज करके आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो किसी का, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो हाँ इतना टेम्परेचर आया है, उस पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में आपने हाथ पकड़ के कितना बॉडी गर्म है अंदाजा लगा के बता देगा कि टेम्परेचर इतना है, तो आप उस पर वो वैलिड भी नहीं और साथ ही साथ वो रिलायबल भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे कि सर मैंने अंदाजा लगाया मुझे 98.6 फीवर है, तो डॉक्टर नहीं मानेगा, बोलेगा कि पहले थर्मामीटर से चेक करिए, उसके बाद ही वो बिलीव करेगा। तो रिलायबल नहीं होता है नॉन साइंटिफिक मेथड, लेकिन साइंटिफिक मेथड रिलायबल होता है। वहीं पे जो साइंटिफिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अंदर स्टडी है उसके एनालिसिस को, उसकी ऑब्जर्व करके जो फाइंडिंग आती है उस पर ट्रस्ट किया जाता है, उस पर बेस्ड होता है। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी प्रेफरेंस के बेसिस पे, उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है वहाँ पे कंक्लूजन पे अराइव हो जाता है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, नॉन साइंटिफिक मेथड वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड में। याद रहे कि साइंटिफिक मेथड भी क्या है, बायस्ड हो जाता है। क्यों? नॉन साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो बायस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, वो पर्सन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे बायसनेस चल जाती है। लेकिन साइंटिफिक मेथड में अनबायस्ड होता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की अंडर स्टडी, ऑब्जेक्ट जो स्टडी किया जा रहा है उस पर जो है फोकस करता है, उसके एनालिसिस पे फोकस करता है, इसलिए जो है साइंटिफिक मेथड बायस्ड नहीं होता, यानी कि अनबायस्ड होता है। रिसर्च प्रोसेस यानी स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इन कंडक्टिंग ए रिसर्च। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें रिसर्च को कंडक्ट करते हुए परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे कि हम अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिसर्च की मीनिंग एंड डिफिनेशन डिस्कस की थी। वहाँ पे आपने रिसर्च की डिफिनेशन पढ़ी थी कि रिसर्च मीन्स क्या होता है कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन
ऑफ न्यू नॉलेज और समथिंग न्यू। तो हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिसर्च में टू गेन न्यू नॉलेज, टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जब सिस्टमेटिक कोई चीज़ है और साइंटिफिक है तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वही स्टेप्स जो परफॉर्म करने होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, वही चीज़ रिसर्च प्रोसेस बनाती है। तो रिसर्च प्रोसेस में नॉर्मली आप 7 स्टेप्स जो है यहाँ पे हम देखेंगे, 7 स्टेप्स का जो है रिसर्च प्रोसेस होता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 1 या 2 पॉइंट अलग मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप्स को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले सच में क्या होता है कि कोई नई नॉलेज या नई इन्फॉर्मेशन आप गेन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। रिसर्च करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आप पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिए कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या है आपकी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या चीज़ होती है, पहली चीज़ तो आप जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट इज टू बी रिसर्च, यानी कि कंटेंट क्या है, स्कोप क्या है, आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, और वहीं पे दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करने जाते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो व्हाई इज इट टू बी रिसर्च, यानी ये रिसर्च करना क्यों जरूरी है। ये दोनों ही चीज़ें आपको देखना है जब आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को डिफाइन करिए कि क्या रिसर्च करना है और क्यों रिसर्च करना है, उसका क्या मतलब होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या उससे डिसीजन आप बना सकते हैं, क्या डिसीजन फ्रेम कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आप जो है मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपको कोई नया मार्केट क्रिएट करना है, तो या क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम हो गई या फिर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू मार्केट, या फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करना है, तो किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करना है, इसलिए हम इसको जो है इस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप डिफाइन द प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब आप अपना प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं या फिर अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर लेते हैं, देन आपका अगला काम होता है रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर, लिटरेचर मतलब क्या होता है, लिटरेचर मतलब समथिंग प्रिंटेड मटेरियल अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बुक्स, नॉवेल, प्रीवियस रिसर्च या मैगजीन्स, यानी कि ऑलरेडी उस पर किसी ऑथर ने, किसी एक्सपर्ट ने बुक पब्लिश करके रखी हुई है, आपको उसको रिव्यू करना है, यानी कि उसको देखना है, उसको समझना है, जो भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यानी कि आपको जानना है कि कैसे आप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक्स होंगे, बहुत सारी केस स्टडीज़ होंगी मार्केट में जो अलग अलग कंपनीज ने की होंगी अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। आप उनको पढ़िए, उनको रिव्यू करिए, उनको चेक करिए। तो रिव्यू द लिटरेचर, आई थिंक कि ऑलरेडी जो उससे रिलेटेड वर्क हो चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो बुक्स हैं, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, उसको आप पढ़िए, उसको आप समझिए, क्योंकि इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस साइड रिसर्च को आगे कैसे प्रोसीड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स ऑलरेडी होती हैं, बहुत सारी, जैसे अब रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, क्वेश्चनर यूज़ करना है, इंटरव्यू लेना है, या फिर कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्केल यूज़ करना है, तो वो सब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक से आप पढ़ के जो है वहाँ से आइडिया गेन कर सकते हैं। तो ये रिव्यू द लिटरेचर होता है सेकेंड स्टेप। जब आप लिटरेचर को, यानी कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, उसको आप जब पढ़ लेते हैं तो अगला काम होता है आपको फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस सभी को पता है कि ये क्या है, एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है, एक गेस होता है, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम थी उसके रिकॉर्डिंग आप जो है कुछ अजम्पशंस बनाते हो कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हम जो है रिसर्च कर रहे हैं कि कस्टमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हम एक अजम्पशन बनाना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है लेबर पे, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पे। तो ये एक अजम्पशन बना लेते हैं कि अगर हम रॉ मटेरियल के कंजम्पशन को कम करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ये अजम्पशन हो गया। तो ये अजम्पशन जो है किसके बेसिस पे होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है फिर जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर आप एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन बना के चलते हैं। ये क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च। और इसी हाइपोथेसिस को जो आपने अनुमान लगाया था, गेस किया था, अजम्पशन बनाया था, इसको आगे चल के आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्या होता है, गाइड द रिसर्चर बाय एलिमिनेटिंग द एरिया ऑफ रिसर्च एंड टू कीप हिम ऑन द राइट ट्रैक। तो यहाँ पे क्या करता है वो रिसर्चर को राइट ट्रैक पे लेके जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में रिसर्च करना है, कहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए फाइंडिंग लेके आनी है। और ये जो हाइपोथेसिस है अफेक्ट द मैनर इन विच टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड, ये आपके जो है कैसे टेस्ट को कंडक्ट करना है इसको भी अफेक्ट करता है। डेटा को एनालाइज कैसे करना है, क्वालिटी ऑफ डेटा कैसे होना चाहिए, इन सभी को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है।
क्लियर। तो ये हाइपोथेसिस हो गया। जब आप हाइपोथेसिस एक अजम्पशन आप बना लेते हैं, उसके बाद आपका अगला टास्क होता है दैट इज द डेवलप द रिसर्च प्लान, यानी कि आपको अपना रिसर्च प्लान डेवलप करना है। तो रिसर्च प्लान में सबसे पहले यहाँ पे रिसर्च प्लान का मतलब होगा कि कंप्लीटली रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा डेटा करना है, रिसर्च अप्रोच क्या होगा, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, कॉन्टैक्ट मेथड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डेवलप करते हैं। अब डेटा सोर्स, सबसे पहले डेटा सोर्स, तो डेटा आपको पता है दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो डेटा सोर्स यानी कि आपको कहाँ से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डेटा लेना है तो वो कहाँ से लेना है, कैसे कलेक्ट करना है, आप इसके लिए जो है प्लान तैयार करेंगे। देन आप जो है रिसर्च अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होगा रिसर्च का, ऑब्जर्वेशनल होगा, सर्वे रिसर्च होगा, फोकस्ड होगा, या इथनोग्राफिक रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ये सारे आप आगे टाइप्स ऑफ रिसर्च जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो आपको रिसर्च अप्रोच का भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कैसे आप जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चनर हो गया या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो गया। क्वेश्चनर में भी ओपन एंडेड क्वेश्चनर है या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चनर है। आप इस पे जो है प्लान अपना तैयार करेंगे कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। देन आप जो है सैम्पलिंग प्लान तैयार करेंगे। आप सभी से डेटा तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या है कि कुछ पार्ट, जो है सैंपल से जो है लोगों से ही आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सैम्पलिंग प्लान यानी कि आपका सैम्पलिंग यूनिट कौन होगा, सैंपल साइज कितना होगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग टेक्निक जो प्रोबेबिलिटी है फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, आप जो है अपना डिसाइड करेंगे, प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि आप कैसे जो है जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मेल से, टेलीफोन से, इंटरव्यू से, या फिर खुद जाके पर्सनली आप जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट मेथड के बारे में भी जो है आप प्लान यहाँ पे तैयार करते हैं। तो आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया या फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया, उसके बाद आपने लिटरेचर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल थे उनको जो है रिव्यू किया, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद आपने पूरा एक रिसर्च प्लान तैयार कर लिया कि कैसे आपको जो है डेटा कौन सा चाहिए, आपको रिसर्च अप्रोच क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, और कैसे आप जो है रिस्पॉन्डेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद जो अगला काम होगा आपका फिर देन कलेक्ट द डेटा, यानी कि एग्जीक्यूशन। बट ऑब्वियस बात है जब आपने सारी तैयारी कर ली तो अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, क्वेश्चनर को लेके आप जो है मार्केट में पहुंच जाएंगे, कस्टमर्स के पास, रिस्पॉन्डेंट्स के पास पहुंच जाएंगे, और उनसे जो है फाइनली अपने जो क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए थे वो क्वेश्चंस चाहे इंटरव्यू के थ्रू चाहे क्वेश्चनर के थ्रू आप उनसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एग्जीक्यूशन फेज होता है, एग्जीक्यूशन वाला स्टेप होता है। यहाँ पे आपको डेटा एक्चुअली मार्केट में जाके कलेक्ट करना होता है रिस्पॉन्डेंट से। उसके बाद जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है एनालाइज द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने में क्या होता है कि आप उसको कोड करेंगे, यानी कि उनको सारी डेटा को कुछ ना कुछ कोडिंग करेंगे, उसको एडिट करेंगे, कुछ डेटा मिसिंग होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा, एडिट करके उसको टेबुलेशन लेके आएंगे, टेबल फॉर्म में लेके आएंगे। जो हाइपोथेसिस था उसको यहाँ पे आप टेस्ट करते हो, जो भी आपने फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस वाले स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो है आपने जो भी आपने अजम्पशन बनाए थे उनको टेस्ट करते हैं, चाहे स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, टू वे एनोवा, अलग अलग मेथड होते हैं टेस्टिंग के। तो आप उनका यूज़ करके जो है आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो कि करेक्ट थे या फिर रॉन्ग थे। जब आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, फिर फाइंडिंग, कंक्लूजन, सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट, यानी कि उसके बेसिस पे जो आपने एनालाइज किया उसके बेसिस पे आप जो है किसी न किसी फाइंडिंग पे, कंक्लूजन में पहुंचेंगे, सजेशंस देंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में आप जैसे आप रिसर्च रिपोर्ट का फाइल बनाते हैं सेम उसी तरीके से होगा, कुछ प्रीलिमिनरी सेक्शन होगा, कुछ मेन टेक्स्ट होगा, फिर लास्ट में आपका कुछ सजेशंस, फाइंडिंग, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट होता है जो कि हम आगे चल के उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आपके रिसर्च मेथोलॉजी में अलग सा टॉपिक है। तो ये जो है 7 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस का। तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम को, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। देन उससे रिलेटेड जो है आपको लिटरेचर्स को रिव्यू करना है। देन आपको जो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, एक अजम्पशन बनाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिटरेचर्स पढ़ लिए। अब उसके बेसिस पर एक अजम्पशन बनाएंगे कि आपके प्रॉब्लम का क्या एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद आपको अपना रिसर्च प्लान बनाना है, जिसमें आप सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगा, सैम्पल क्वेश्चनर किस टाइप का होगा, रिसर्च अप्रोच क्या होगा, डेटा कौन सा होगा और कॉन्टैक्ट मेथड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप जो है डेटा कलेक्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं, यानी एग्जीक्यूशन फेज आ जाता है। उसके बाद जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको कोड करते हैं, एडिट करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। देन उसके बाद जो है आप उसको एनालाइज करते हैं और उसमें अलग अलग टेस्ट का यूज़ करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और लास्ट में फिर आपको जब आप टेस्ट कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स आ जाएंगे। फाइंडिंग्स के बेसिस पे कंक्लूजन या सजेशंस आप देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं मीन्स, और अपना एक रिपोर्ट तैयार करके फाइनली सबमिट करते हैं, जिसके लिए भी आपने वो रिपोर्ट बनाई होती है। तो ये जो है कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।